डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने रीमा उमर साहबा की बात सुनी ब्रेक से पहले, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, मैंने देखा वो जो मैडम बात कर रही हैं उसकी, देखिए वो बड़ी, हाँ जी, वो बड़ा सीधा-सा वो है, वो ये कह रहा है कि भई 60 दिन तक तो चार्ज नहीं लेंगे, सेफ पैसेज देंगे तमाम शिप्स को, और वो तीसरी बात कर रहे हैं कि जो ट्रैफ़िक, कमर्शियल ट्रैफ़िक है वो वहाँ से गुज़रेगी और टेक्निकल और मिलिट्री ऑब्स्टैकल्स ख़त्म करेंगे, रिमूव करेंगे और इस इलाके को डीमाइन करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी ज़िम्मेदारी तो ईरान के ऊपर है ये सारी चीज़ें करने की, तो वो रास्ता तो नहीं रोक सकते, और वो किसी का ये तो नहीं कि अगर फिर रोका भी है फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैडम रीमा ने भी बात की कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी यहाँ से नहीं गुजरे, फॉर इंस्टेंस ईरान कह सकता है जी यहाँ पे माइन है, यहाँ से ना गुजरे फॉर इंस्टेंस, क्योंकि उन्होंने बिछाई हुई है माइंस, एक टेक्निकल हम उनको दे भी दें अगर फॉर एग्जांपल, तो आप उनको शूट कैसे कर सकते हैं? तो ये जो शूट करना है, ये जो फायर मारने हैं, ये बेसिकली मकसद है अपनी रिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो देखें, ये एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये एक बिहेवियर ऐसा है कि नहीं यहाँ पे हमारी मर्जी चलेगी जो हम चाहेंगे, और जाहिर बात है इसको कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। एक चीज डॉक्टर कमर चीमा साहब, शेख नंबर 5 में ये भी लिखा गया है कि आगे का क्या इंतजाम है इसको यहाँ पर कंट्रोल से मुतल्लिक, इसके इंतजामात से मुतल्लिक, यहाँ पर ट्रैफिक के गुजर से मुतल्लिक, वो आगे जाकर गल्फ ममालिक, ईरान और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं खित्ते के, उनसे मुशावरत के बाद तय किया जाएगा। तो ये जो कंट्रोल की बात, हाँ, इसके ऊपर भी 60 डेज के बाद की बात होगी मेरा ख्याल है। वो जो 60 डेज के बाद जो जब तक ये एमओयू चलेगा उसके बाद का मेरा ख्याल है फ्यूचर लाए अमल क्या होगा, वो ओमान एंड ईरान मिलके करेंगे अलोंग विद द रीजनल स्टेक होल्डर्स। लेकिन रीजनल स्टेक होल्डर्स को भी तो मेरा ख्याल है उन्हीं की तो ट्रैफिक गुजर रही है, उन्हीं की ट्रैफिक पे अगर आप हमले करेंगे तो मतलब आप फिर इंटीग्रेट कैसे करेंगे? देखिए ये चॉइस है जो ईरान को बनानी है। अगर वो यही समझते हैं कि उनका यही तरीकाकार होगा तो ये अब ऑब्वियसली उसका एक कॉस्ट हो सकती है। वो पहले भी जारी बात है दुनिया की मार्केट उनके लिए खुली नहीं थी, वो दुनिया को तेल नहीं बेच रहे थे। अब वो अगर फिर भी नहीं बेचना चाहते, वो इंटीग्रेट नहीं होना चाहते, दैट इज देयर चॉइस, वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जारी बात है उसकी कॉस्ट होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें फैसिलिटेट करना है, टेक्निकल मिलिट्री जो ऑब्स्टैकल्स हैं वो रिमूव करनी है। अच्छा, मेरा ख्याल है हम थोड़ा सेफ पैसेज देना है। हम थोड़ा पॉइंट को मिस कर रहे हैं। दरमियान में रीमा भी कुछ कहना चाह रही थी, पर मैं चाहती हूँ उनका ले ले, फिर साफी साहब के पास जाती हूँ। पहली बात तो लीना देख लीजिए, कंफ्यूजन यहाँ पे भी है कि वो 30 दिन कब से शुरू होंगे, जब कोई एक प्रॉपर फ्रेमवर्क सेट होगा ओमान के साथ और बाकी ममालिक के साथ। ये प्रोविजन शायद डिलिबरेटली एम्बिगुअस रखी गई है। इसमें ईरान का रोल एक्नॉलेज किया गया है और ईरान की ये इंटरप्रिटेशन कि आप हमें बाईपास नहीं कर सकते, कोई मुख्तलिफ रास्ते नहीं बना सकते, कि ये जो हमने तय किया है कि ईरान जो है वो ओमान के साथ बाकी ममालिक के साथ मिलके कोई एक फ्रेमवर्क तय करेगा, आप उसको बाईपास करके अपना ही मुख्तलिफ कोई रास्ता नहीं बना सकते शिप्स के लिए। ये इंटरप्रिटेशन है। हाउएवर मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देना कि बिल्कुल क्लियर प्रोविजन थी और ईरान ने एमओयू की खिलाफ वर्जी की है, ये इस पे मुझे ऑब्जेक्शन है। मेरा ख्याल है मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं। शेख 5 बहुत शायद डिलिबरेटली एम्बिगुअस रखी गई है क्योंकि उन्होंने कोई कंसेंसस रीच करना था और एम्बिग्विटी के बगैर शायद ना हो सके। हाउएवर इस पे मैं एग्री करती हूँ कि अगर आप स्ट्राइक्स कर रहे हैं तो आप फिर अपने वो भी मीडिएटर के खिलाफ, तो फिर आप अपना एक जो स्ट्रेंथ है आपकी रीजन में उसको कम कर रहे हैं, थोड़ा सा अंडरमाइन कर रहे हैं आगे चल के। ये मीडिएटर्स हैं जिन्होंने आपके लिए भी बात करनी है। लेकिन एरिया से मुताल्लिक आप बात कर रही हैं ना रीमा, एक मिनट ये भी वाज़ेह कर दीजिएगा, जब आप एरिया से मुताल्लिक बात करती हैं तो शिक नंबर 5 के अंदर एरिया भी वज़ा किया गया है। वो कहते हैं कि जी पर्शियन गल्फ से सी ऑफ ओमान तक एंड वाइस वर्सा, जो 60 दिन के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सेफ पैसेज होगा गुजर का, तो वो सिर्फ जो स्ट्रेट है लेकिन एलिना, वो बहुत बड़ी है और उसमें मुख्तलिफ अल्टरनेटिव रूट्स भी हैं, जिस तरह से अभी हम बात करें अल्टरनेटिव रूट्स की तो बात ही नहीं की गई। ओमान के नहीं कि वो ओमान के ज्यादा करीब होंगे कि ईरान से, ये एक है प्रॉब्लम। ये जो पूरी स्ट्रेट है इसमें डिफरेंट रूट ज्यादा हैं पॉसिबल। लेकिन मेरा ख्याल ईरान का मौक़िफ़ है कि वो एक स्टेक होल्डर होगा
इन सब फैसलों में कि ईरान जो है वो फैसिलिटेट करेगा, लेकिन ईरान ही करेगा। आप ऐसे नहीं है कि ईरान को आप बिल्कुल पिक्चर से बाहर निकाल दें और खुद से अपने रास्ते बनाने लग जाएं। ये ईरान नहीं चाहता, और इसके पीछे ऑफ कोर्स उनकी स्ट्रेटेजिक एक थिंकिंग भी है। उनको लगता है उन्होंने ये गेन किया है, एक लेवरेज है उनके लिए, और वो उसको लेट गो नहीं करना चाहते। तो ये, लेकिन अलीना फिर भी मैं कहूंगी ये एक इंटरप्रिटेशन की बात है। मुझे लगता है दोनों इंटरप्रिटेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन मैं दूसरी इंटरप्रिटेशन जो ईरान की है वो भी सामने रखना चाहती थी। हमारे व्यूअर्स चेक 5 पढ़ लें और खुद से फैसला कर लें। लेकिन दूसरा, लेट्स नॉट फॉरगेट, इसमें अमेरिका भी है, इसमें इजराइल भी है, इसमें लेबनान भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप, सो देयर इज अ लार्जर इशू। ये सिर्फ ईरान का नहीं है, देखने वाले तो अपना फैसला करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं वो अपनी राय का भी इजहार करें, अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक, अपनी कलेक्टिव विजडम। मैं सिर्फ ये रखना चाहती थी कि ये इंटरप्रिटेशन भी है शिक 5 की, ये इतनी क्लियर कट नहीं है जितना हम कह रहे हैं। दूसरा, मैं फिर से रिपीट करूंगी कि क्या अमेरिका का जो रिस्पांस था वो लॉफुल था, प्रोपोर्शनेट था जो उन्होंने किया है, और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रद्द अमल है उससे हम अग्री करते हैं, क्योंकि सारा ओनस सिर्फ ईरान पे डालना इस वक्त वो भी मेरा ख्याल है शायद ज्यादती होगी, जो कि मैं अग्री करती हूँ कि ईरान को शायद स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। इस वक्त दो राय पाई जा रही है ना, एक तरफ तो, और ये बड़ी डोमिनेंट राय है कि ईरान अगर स्ट्राइक ना करता, इंस्टिगेट ना करता, तो शायद अमेरिका की तरफ से हमले ना होते, चीज़ें चल रही थी। सलीम साफ़ी साहब, ये बताएं, ईरान के पास इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसमें हमले के अलावा क्या कोई रास्ता नहीं था? ईरान क्या, हमने देखा भी कि दोहा में बैठक की कोशिश हुई, मज़ीद टेक्निकल टॉक्स की कोशिश हुई, वहाँ पर भी फिर कुछ क्या बदमज़गी हुई या टीम साथ नहीं बैठी, सिर्फ टेक्निकल बातचीत करके ख़त्म हो गए? तो ये क्या मसला है? देखिए, जो वो पहला पॉइंट है उस पर मैं ज़रा कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम जैसे तालिब इल्म तो उसका यही मतलब ले रहे थे और यही तशरीह उसकी कर रहे थे कि आइंदा जो 60 डेज है इसमें तो कोई कदगन नहीं होगी। और अगर आपको याद हो तो सीधी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि अपने जहाज़ों को स्टार्ट कर लीजिए और हुर्मुज़ खुल गया है, और फिर वो सिलसिला शुरू भी हो गया। तो हम तो उससे यही मुराद ले रहे थे कि 60 डेज़ के लिए तो कोई कदगन नहीं है। अलबत्ता इस 60 डेज़ के अरसे में ओमान और गल्फ स्टेट्स के साथ मिलके वो कोई मैकेनिज्म बनाएंगे, और जाहिर बात है कि जब गल्फ स्टेट और वो उसमें आएंगे तो वो इस तरह के किसी मैकेनिज्म को तस्लीम नहीं कर सकते। दूसरा, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और रीमा भी है कि जो इंटरनेशनल वाटर है उसके बारे में इस तरह का किसी एक मुल्क को इख्तियार देना ये दुनिया को गवारा नहीं होगा, और अगर उसको करेगा तो वो मजबूरन उसको मजबूरी की हालत में कोई मुल्क उसको गवारा कर सकता है। लेकिन वैसे इंटरनेशनल वाटर को, क्योंकि कल तक इस जंग से पहले यही अपना हुर्मुज़ था, इसको सब ममालिक इस्तेमाल कर रहे थे। कोई ईरान की तरफ से नहीं था कि भाई जहाज़ ने ओमान की तरफ से जाना है या कि उसने ईरान की तरफ से जाना है या किसी और तरफ से जाना है, बल्कि ईरान की तरफ से अगर माइंस की बात की जाती है तो वो तो फिर ईरान की तरफ से जहाज़ के जाने को ज़्यादा ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है कि वहाँ पे माइंस होंगे, और ओमान का साइड जो है वो निस्बतन महफूज होगा। हाँ, ये सवाल अपनी जगह पे है कि जो रिएक्शन ईरान अमेरिका ने दिया है तो क्या इसके बगैर कोई चारा था? काश वो अमेरिका में थोड़ी सी अकल प्रिवेल कर जाती और वो ना करते। वो वहाँ तो अगर अकल का इस्तेमाल होता तो 28 फरवरी को इस जंग का आगाज़ ही ना होता। लेकिन उनका तो फिर यही काम है कि उनको जवाज़ एक मिल गया कि इन्होंने सऊदी अरब और कतर के शिप्स को निशाना बना दिया। अच्छा, ये भी किया जा सकता है ना कि इनके पास भी शिप्स को हिट्स करने के अलावा कुछ और ऑप्शन भी थे ना, उनसे राब्ता कर उनका बोलते हैं, उनका कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने भी हिट कर दिया। तो ईरान की तरफ से भी तजावुज हो गया और उसके जवाब में अमेरिका की तरफ से भी तजावुज हो गया। अलीना, मैं 2 छोटे-छोटे पॉइंट्स अगर जी रीमा।
जी, अच्छा देखिए यही बात है कानून की या कोई भी लैंग्वेज टेक्स्ट उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। अगर आप आर्टिकल 5 देखें उसमें है ईरान अरेंजमेंट्स करेगा, बेस्ट एफर्ट्स करेगा सेफ पैसेज के लिए। तो ईरान ने करना है ना, ऐसा नहीं है कि ईरान चुप करके बैठ जाएगा और वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है वो खुल जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम अरेंजमेंट्स करेंगे, अपने बेस्ट एफर्ट्स करेंगे सेफ पैसेज के लिए, और कोई चार्ज 60 दिन के लिए नहीं लेंगे। अब दूसरी तरफ आप ये नहीं कह सकते कि हम ईरान को इक्वेशन से ही निकाल देते हैं, ठीक है? ये भी एक इंटरप्रिटेशन है कि आपने इवेंचुअली ईरान को ही इन्फॉर्म करना है। ईरान ऑब्स्टिकल्स नहीं करेगा, अपने बेस्ट एफर्ट्स करेगा कि ऑब्स्टिकल्स ना करे, आपको चार्ज नहीं करेगा, लेकिन आप ईरान को पिक्चर से नहीं निकाल सकते और अपना कोई ऑल्टरनेटिव रूट या अपनी कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं बना सकते। खास तौर पे अगर आप वो शिक का हिस्सा पढ़ें जिसमें लिखा गया है कि ओमान के साथ मिलके एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि किस तरह कंट्रोल करना है स्ट्रेट को। ये मैं सिर्फ कहना चाह रही हूँ। दूसरी बात, इंटरनेशनल लॉ की, साफी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमने डिटेल में इस पे पहले भी बात की है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का ये हिस्सा है कि स्ट्रेट जो इंटरनेशनल स्ट्रेट्स हैं उनमें आप इस तरह की हर्डल्स नहीं डाल सकते, आप टोल्स वसूल नहीं कर सकते। इसकी एक माइनॉरिटी ओपिनियन ये है जिसमें ईरान काफी अरसे से ये पोजीशन लेता आ रहा है कि हम चार्जेस जैसे यहाँ पे डी माइनिंग के चार्जेस लगा लें, सिक्योरिटी के चार्जेस लगा लें, नाम कुछ और दे दें, लेकिन हम वो वसूल कर सकते हैं। तो इस पे अभी भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है, लेकिन हाँ, आप टोल्स इंटरनेशनल स्ट्रेट्स पे नहीं ले सकते। और इंटरेस्टिंगली इस शिक में भी लिखा है कि इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ ही जो भी फ्रेमवर्क होगा वो बनाया जाएगा। अच्छा, एक और भी है, अगर आप शिक नंबर 4 को देखें इससे पहले, तो उस पर लिखा है कि ये जो 30 दिन का मरहला है जिसके अंदर डी माइनिंग करनी है और खोलना है, इस पीरियड के दौरान जो ट्रैफिक होगी वो उसी तरह से होगी जो कि 28 फरवरी यानी प्री वॉर थी। सो ये तो फिर वो वाली बात को सपोर्ट करता है जो सलीम साफी साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब कह रहे हैं। इफ यू कैन जस्ट लुक एट द ट्रैफिक वही होगी, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव कि आपने सिचुएशन को जो ब्लॉकेज से पहले लेके जाना है। लेकिन वो लेकिन ईरान के साथ मिलके, ईरान को बाईपास करके नहीं, अरेंजमेंट्स ईरान ने करनी है, वरना बेस्ट एफर्ट्स ईरान बेस्ट एफर्ट्स करेगा। आप खुद बताएं, अगर ये बिल्कुल ओपन है तो आपने क्यों कहा है कि ईरान बेस्ट एफर्ट्स करेगा, ईरान फैसिलिटेट करेगा? तो बेस्ट एफर्ट्स का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया है, राइट? सो मेरा ख्याल है आप ईरान को इस इक्वेशन से निकाल नहीं सकते। प्रिंसिपली आपका क्या, वैसे आपका प्रिंसिपली क्या स्टांस है इस मुआहदे को के कतई नज़र? क्या पूरे के पूरे अहाते के ऊपर ईरान का कंट्रोल जायज़ होगा? अच्छा, मैं ये बात कहूँ कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि किताबी बातें ना करें, तो आप जो है स्ट्रेटेजिक बातें ज़्यादा किया करें, उसकी अहमियत है। तो स्ट्रेटेजिक बातें अगर हम करें तो उसमें ऑब्वियसली ईरान के लिए बहुत बड़ा एक लेवरेज है कंट्रोल। लेकिन अगर आप मुझसे मेरी कानूनी राय पूछे, मेरा ख्याल है ये बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट होगा कि एक इंटरनेशनल स्टेट है, उस पे एक मुल्क जो है वो इस्तेमाल कर रहा है अपने स्पोकन लाइक अ ट्रू लॉयर। रीमा उधर की बात भी कर ली, उधर की बात भी कर ली, क्योंकि लोग तनकीद करते हैं कि आप किताबी बातें क्यों करें, आइडियलिस्टिक बातें क्यों करें, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट होगा। फिर और भी ममालिक जो हैं वो अपनी इंटरनेशनल स्टेट्स जो उनकी वाटर्स पे आते हैं उन पे टोल्स करें, ये सही नहीं। और ये किसी रीजन में भी कोई बुली नहीं होना चाहिए, सबको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो आपने अपनी राय का इजहार कर दिया। अच्छा सलीम साफी साहब, जाते जाते एक बात ज़रूर कहिएगा, हम इस वक्त बात कर रहे थे खलीजी ममालिक की। सर, ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, आपने भी, डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हाईलाइट किए बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात जो कि और तशवीश जो कि ईरान से मुतल्लिक़ खलीजी ममालिक को है। ईरान का रद्द-ए-अमल, दोबारा से सारा मामला छिड़ जाना और फिर हमले, खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान तो कोई बराह रास्त हमले या जंग नहीं छेड़ देगा? नहीं, उसका कोई जल्दी इम्कान खतरा नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल तनाव होगा और खलीजी ममालिक और ईरान की जो मुखासमत है वो सदियों पुरानी है। बिल्कुल सही। और इसमें माजी में बहुत कुछ हुआ भी है और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को अड्डे दिए थे ईरान के खतरे के पेश नज़र। इन गल्फ ममालिक ने अमेरिका को अड्डे दिए थे, वरना इस तरफ से तो उनको कोई दूसरा खतरा नहीं था। बल्कि अब बाज़ ममालिक जो है
वो इज़राइल के साथ ताल्लुक़ को गवारा करते हैं, लेकिन उनको इसका खौफ होता है। अलबत्ता इसमें एक जो उम्मीद की किरण है, वो यही है कि जो गल्फ़ स्टेट्स है, अमलन उनको सऊदी अरब लीड करता है। कोई उसकी बाकायदा शक्ल नहीं है कि उन्होंने उनको लीडर मुकर्रर किया हो, लेकिन अपने रक़बे की वजह से और अपने हरमैन की वजह से सऊदी अरब को एक लीडर की हैसियत हासिल है। तो सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात चीन की कोशिशों से वो इस जंग से 2-3 साल पहले बेहतर हुए थे, उसको हुए थे और उनका आना जाना उनकी लीडरशिप का एक दूसरे की तरफ हुआ था। और अभी भी हम देखते हैं कि टेलीफोनिक राब्ता दोनों के वज़राए ख़ारजा या इस लेवल के लोगों का होता रहता है। तो मेरे ख़्याल में उनकी कोशिश पूरी तरह ये होगी अरब ममालिक की कि इनके साथ कोई मुखासमत ना आए, कोई लड़ाई। अच्छा, मेरे पास वक्त बड़ा कम रह गया, माज़रत कता करामी की सलीम साफ़ी साहब। पाकिस्तान की भी मेरे ख्याल में पहले भी ये कोशिश रही है और आइंदा भी रहेगी कि उनकी ये मुखासमत दोस्ती में बदल जाए। ठीक है, मैं बस वक्त बड़ा कम रह गया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, प्लीज़ मुख्तसरन ये बताइएगा, ये जो तशवीश है, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं गल्फ़ ममालिक की ईरान से मुतल्लिक, इसके असरात मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं, ख़ासकर सऊदी अरब, जैसे अभी सलीम साफ़ी साहब ने भी मेंशन किया, वो किस हद तक इनसिक्योर है अभी भी, और इसके क्या असरात हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, और खासकर हॉर्मुज़ के तनाजुर में। देखिए, मैं समझता हूँ कि तमाम जो जीसीसी ममालिक हैं वो सारे के सारे परेशान हैं इस हवाले से कि ये कॉन्टीन्यूसली ईरान जो है वो अपनी रिट इस्टेब्लिश करना चाहता है, पावर प्रोजेक्शन कर रहा है मुसलसल, और डायलॉग और अगर मौका मिला है तो उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अभी देखिए ना, अगर आप शिक 5 की बात करें तो सारे ममालिक तो खुश होंगे कि ईरान की जिम्मेदारी है, उसने सारी चीज़ें ठीक करनी है, उसने सेफ पैसेज भी देना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो नहीं दे रहे, वो अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी परेशानी है जीसीसी के अंदर कि एक तो अमेरिका भी उनको छोड़ के जा रहा है, अमेरिका उनको सिक्योर भी नहीं कर सकता, और दूसरा अब ईरान के साथ किस तरह का फ्यूचर अरेंजमेंट करना है, क्योंकि ईरान के साथ देखें, ईरान की सिर्फ वो एक नेबरिंग कंट्री नहीं है, वो एक ऐसा मुल्क है जो अपनी आइडियोलॉजी भी एक्सपोर्ट करता है, और उसके ज़ाहिर बात है अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सोसाइटियल कंसर्न्स होते हैं, तो वो भी एक चीज़ जो है उसको बहुत सारे ममालिक अपने सोशल फैब्रिक के लिए भी देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान एक डिफरेंट कंट्री है बाकी ममालिक से, जो सिर्फ एक बायलैटरल रिलेशंस नहीं रखता, वो अपने जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर चीज़ें करना चाहता है, जिसको ज़ाहिर बात है लोग केयरफुली देखते हैं।